तो हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हम लोग का बिल्कुल ही नया टॉपिक, नई सीरीज और नए सेमेस्टर के साथ, क्योंकि हम लोग का एक सेमेस्टर चालू होने वाला है। शायद अभी तक रिजल्ट नहीं आया हम लोग का, लेकिन चलिए रिजल्ट आने के बाद भी हम लोग को ये सेमेस्टर देना ही है, तो सेमेस्टर की हम लोग तैयारी शुरू करते हैं। और इस बार हम लोग के पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? BNSS है और CPC है, और भी और भी शायद है एक और कोई सब्जेक्ट हम लोग के पास, लेबर लॉ सेकंड भी है, और एक कोई हम लोग का लैंग्वेज वाला है, लीगल प्रोफेशनल लैंग्वेज वाला। खैर, और एक तो हम लोग का प्रैक्टिकल होता है, वो तो जाने दो। तो आज हम लोग कौन सी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं? आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हम लोग की CPC और लिमिटेशन एक्ट। CPC और जो लिमिटेशन एक्ट है उनका मिक्सअप एक हम लोग का सब्जेक्ट इस सेमेस्टर में दिया गया है। तो हम लोग इस आज सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें बहुत ही ज्यादा हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे और बहुत ही नए नए टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपकी लीगल जर्नी में बहुत ज्यादा मदद करेंगे आपकी। और शुरू करते हैं इस टॉपिक को। हम लोग का ये सेमेस्टर चालू हो चुका है, तो ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। आज हम लोग का पहला एक तरीके से हम लोग का ओवरव्यू वाले क्वेश्चन है, मतलब कि उसको पढ़ो समझो और उसमें अपनी जानकारी दो, मतलब एक तरीके से एक थ्योरी वाले क्वेश्चन है। जैसा कि आ जो है वो अपनी संपत्ति बा को विक्रय करने का करार करता है, नहीं एग्रीमेंट करता है, सबको पता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जो आ है वो अपनी संपत्ति बा को विक्रय करने का करार करता है। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है, वो ये देखता है कि आ है वो उसी संपत्ति को किसे बेच रहा है, सा को संपत्ति बेच रहा है। तो वह क्या करता है, उसको बेचने से रोकने के लिए, मतलब आ को वो जो संपत्ति थी जो वो बा को बेचने के लिए उसने करार करा था, और वो क्या कर रहा है, सा को बेच रहा है। तो उसको वो बेचने के लिए सा को वो क्या करता है, स्थायी व्यादेश यानी कि स्टे, व्यादेश को क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, या एक ऐसा आदेश कहते हैं जो कोर्ट देता है किसी भी पर्टिकुलर अधिकार के लिए या उसके पालन के लिए, ऑर्डर को फॉलो करने के लिए। कई स्टे ऑर्डर जिसे हम लोग कहते हैं वो व्यादेश कहते हैं, इंजंक्शन, ठीक है। एक स्थायी परमानेंट इंजंक्शन को प्राप्त करने के लिए एक वाद संस्थित करता है, ठीक है, यानी एक सूट फाइल करता है। वाद क्या होता है, इस आधार पर खारिज हो जाता है। जो वाद है वो किस आधार पर खारिज हो जाता है कि इस तरह का जो वाद है वो पोषणीय नहीं, यानी मेंटेनेबल नहीं है, यानी ये मेंटेनेबल नहीं है। अब क्या करता है भाई, अब उसका एक बात तो खारिज होगा, लेकिन बा ने क्या करा, दूसरा वाद आ के विरुद्ध करार के विशिष्ट पालन के लिए दाखिल करता है, यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए दाखिल करता है। कौन दाखिल करता है? बा कौन सा बात दाखिल करता है, किसके खिलाफ? आपको। एक बात तो उसका खारिज हो गया अभी, ठीक है, एक जो बात था उसका, यानी एक जो सूट था वो खारिज हो गया। लेकिन अब बा क्या कर रहा है, वो दूसरा बात क्या कर रहा है, दाखिल कर रहा है इसके विरुद्ध, आ के विरुद्ध। कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला। क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि कोई भी अगर हम लोग किसी को वादा करेंगे उसको पूरा करने के लिए, ठीक है, एक तरीके से जो उसका एक तरीके से पूरी जो उसकी बात है उसके वचन को निभाने के लिए एक तरीके से कहें तो कोर्ट में उसने क्या करा, वाद दाखिल कर दिया किसके विरुद्ध? आ के विरुद्ध, बा ने, कि वो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी विशिष्ट पालन के लिए दाखिल करता है। अब बोल रहे हैं कि क्या यह वाद जो है वो प्राण न्याय से बाधित है, प्राण यानी रेस जुडिकाटा से बाधित है, मतलब बना हुआ है या नहीं हुआ है, ये हमें पूछा है, और इसमें निर्णय हम लोग को बताना है, निर्णय कीजिए। दूसरा हम लोगों में क्या कहना है कि जो दिल्ली निवासी आ, कौन सा? दिल्ली निवासी आ जो है वो लखनऊ निवासी बा तथा पटना निवासी सा, तीनों की मुलाकात कुंभ मेले में इलाहाबाद में हुई। कौन कौन कुंभ मेला गया था इस बार? हमें तो जाने का मौका मिला नहीं। खैर, तो दिल्ली निवासी जो आ था, लखनऊ निवासी बा और जो पटना निवासी सा, उन तीनों की मुलाकात कहां हुई? कुंभ मेले में इलाहाबाद में हुई। जहां क्या करा? बा ने, यानी कि कौन बा है यहाँ पे? लखनऊ निवासी, और सा ने आ से, मतलब बा और सा, पटना निवासी और लखनऊ निवासी ने क्या करा? दिल्ली निवासी आ से 20,000 उधार लिए। कितने रुपए लिए? 20,000 उधार लिए, तथा दोनों ने संयुक्त रूप से एक प्रोनोट लिखकर, क्या करा, एक प्रोनोट होता है उसे लिखकर किसे दे दिया? आ को दे दिया, ठीक है, कि हाँ हम तुम्हें वापस करेंगे, या जो भी करा लिख के दे दिया उसने। सभी लोग अपने घर वापस चले गए, परंतु आ का रुपया वापस नहीं किया। आ अपने रुपए वापसी के लिए वाद संस्थित करना चाहता है। आ क्या है, अपने रुपए वापस पाने के लिए जो उसने 20,000 रुपए दिए वो क्या करना चाहता है, उसके लिए वाद संस्थित करना चाहता है। कारण सहित उसे वाद संस्थित करने के स्थान के विषय में सलाह दीजिए। और कारण सहित क्या करें? उसे वाद संस्थित करने के स्थान के विषय में सलाह दीजिए, ठीक है। ये हम लोग के दो एक तरीके से हम लोग के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, उनको समझो और उसके बारे में अपनी राय रखो, या जो अपने शब्दों में बताओ, किसके साथ में? लीगल
लीगल इंटीग्रेशन के साथ में धारा बताओ, या कौन से नियम के विरुद्ध धारा, कौन से ऑर्डर के रूल के विरुद्ध, रूल के अंदर अंतर्गत धारा, या जो भी चीज है उसको आप डिफाइन करो। मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं इसके अंतर्गत कि प्रथम प्रश्न का उत्तर। जो प्रथम प्रश्न का उत्तर क्या है, रेस जुडिकाटा यानी रेस जुडिकाटा का सिद्धांत है। प्रश्न का सार क्या था वो हम लोग ऊपर ही पढ़ के आए कि क्या एक व्यक्ति बा जिसने पहले एक आदेश यानी इंजंक्शन का वाद हार गया, मतलब एक कोई व्यक्ति है बा है, वो पहले एक इंजंक्शन का वाद हार गया कोर्ट में, बाद में उसी संपत्ति के लिए विशिष्ट अनुपालन का वाद ला सकता है कि नहीं ला सकता है। ये इस मेन प्रश्न का कोर था। क्या यह प्राण न्याय यानी कि रेस जुडिकाटा से बाधित होगा कि नहीं होगा, ये भी पूछा है उनने। तो कानूनी आधार क्या कह रहा है, कानूनी आधार क्या कह रहा है कि धारा 11 सेक्शन 11 क्या करा, प्राण न्याय यानी रेस जुडिकाटा। ओरिजिनल टेक्स्ट क्या दिया गया है सेक्शन 11 में सिंप्लीफाइड तरीके से कि नो कोर्ट शॉल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द फॉर्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टीज or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit। इसका हिंदी में अर्थ भाई समझ लो आप लोग, क्योंकि ऐसे तो उड़ गया होगा ऊपर से। हिंदी अनुवाद ये कह रहा है कि कोई भी न्यायालय मतलब कोई भी कोर्ट ऐसे किसी वाद या विवादक इशू का विचारण नहीं करेगा। कौन सा, कि कोई भी कोर्ट ऐसे किसी बात का या किसी भी कोई मैटर का या कोई भी इशू है उसका विचारण नहीं करेगा, उस पर ध्यान नहीं देगा या उस पर कोई भी निर्णय नहीं देगा जिसमें प्रत्यक्षता या सारता यानी डायरेक्टली हो या सब्सटेंशियली हो वही विषय विवाद रहा है, मतलब वही सेम टॉपिक विवाद आ रहा है जो उसी पक्षकारों के बीच पहले के किसी वाद में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सुना और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। मतलब हम लोग के में सेक्शन 11 ये कहता है कि कोई भी न्यायालय ऐसे किसी भी मैटर को या किसी भी विवादक को नहीं विचारण करेगा दोबारा से जो सेम मैटर पहले से किसी एक मतलब एक काबिल एक न्यायालय यानी एक तरीके सक्षम न्यायालय द्वारा पहले रूप से सुना जा चुका है, अंतिम रूप से उसके ऊपर विनिश्चित यानी डिसाइडेड भी किया जा चुका है। तो दोबारा से सेम टॉपिक पे आप बात दाखिल नहीं कर सकते, ये सेक्शन 11 कह रहा है। लेकिन अब अब जो ऊपर क्वेश्चन पूछा उसका विश्लेषण या एनालिसिस करें तो वो क्या कह रहा है निर्णय का कि क्योंकि उसने पूछा था ना कि यह प्राण न्याय से होगा कि नहीं होगा, तो प्राण न्याय हम लोगों ने बता दिया कि ये प्राण न्याय का मतलब क्या है, क्या कह रहा है सेक्शन 11। लेकिन अब हम विश्लेषण एनालिसिस और डिसीजन लें तो क्या करा, इस मामले में हमें यह देखना होगा कि क्या दूसरा वाद यानी विशिष्ट पालन पहले वाद यानी व्यादेश के सम्मान ही था। मतलब अब पहले में यह देखना होगा जो पहले वाला वाद था यानी जिसमें उसने स्टे लिया था व्यादेश वाला, वो दूसरा वाद जो उसने करा है विशिष्ट पालन वाला वो उसके बराबर है या उसके समान ही है कि नहीं। अगर समान है तो दोबारा से आप नहीं डाल सकते, अगर कुछ भी अंतर है तो आप उसको दोबारा से सूट फाइल कर सकते हैं, उसको चैलेंज कर सकते हैं। पहला वाद क्या कह रहा था, प्रथम सूट कि बा ने आ को संपत्ति बेचने से रोकने के लिए स्थायी व्याधि यानी परमानेंट इंजंक्शन मांगा। न्यायालय ने इसे इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह पोषणीय मेंटेनेबल नहीं है। इसका अर्थ है कि न्यायालय ने मामले के गुणों यानी मेरिट्स पर विचार ही नहीं किया, मतलब उसने सिर्फ ये इस आधार पर खारिज कर दिया कि ये जो मैटर है वो पोषणीय नहीं है यानी मेंटेनेबल नहीं है। इसका अर्थ यह निकला कि न्यायालय ने मामले के गुणों यानी जो मेरिट्स है उस पर विचार ही नहीं किया। ठीक है, द्वितीय वाद बोले तो द्वितीय वाद क्या कर रहा है, सेकंड सूट क्या कर रहा है कि बा ने करार के विशिष्ट पालन यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए वाद दायर किया था। जो द्वितीय वाद में वो देखें तो सेकंड सूट में बोला कि बा ने करार के यानी जो करार है उसके विशिष्ट पालन यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए वाद दायर किया। तो दोबारा उसने कि भैया जो उन्होंने वादा किया वो तो निभा दो हमारा, कि चलो तुमने हमें स्टे नहीं दिया उस मैटर को लेकर, उसने कहा कि भाई ये मैटर भाई पोषणीय नहीं है मेंटेनेबल नहीं है तो स्टे नहीं दिया। एक मैटर में तुमने दोबारा मारे आया लगा कि इन्हें वादा तो हमसे करा था कि हमसे एग्रीमेंट करा कि हम बेचेंगे संपत्ति, जो उसे क्यों बेच रही है, तो करवाओ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो करवाओ, इनकी विशिष्ट पालन तो करवाओ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो वही बात को लेकर उन्होंने दोबारा एक सेकंड सूट फाइल कर दिया। तभी आखिरी में निर्णय यह निकला कि नहीं, यह बात प्राण न्याय जुडिकेटा से बाधित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि दूसरा मैटर पहले मैटर के सेम नहीं है। कारण नीचे लिखे हुए हैं, क्यों नहीं है कि कारण है रीजन है विषय वस्तु में भिन्नता है भाई, अलग अलग है। व्यादेश इंजेक्शन एक निवारक उपचार होता है,
व्यादेश यानी इंजंक्शन क्या होता है? निवारक उपचार है, जबकि विशिष्ट पालन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस संविदा के क्रियान्वयन का सकारात्मक अधिकार है। मतलब जो एक कॉन्ट्रैक्ट के, एक संविदा के क्रियान्वयन, मतलब जो प्रोसेस का एक पॉजिटिव एक तरीके से अधिकार है हम लोग का, राइट है। और एक तरीके से देखा जाए लीगल राइट भी होता है कि आपको अगर कोई बात आपसे हो गई है, किसी का एग्रीमेंट होगा तो आप उसको निभाओ। इसीलिए तो प्रेशराइज करते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट करे ही क्यों, अगर कॉन्ट्रैक्ट ही ना निभा पाए कोई तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या रह गया। ठीक है, तो गुण दोष पर निर्णय का अभाव रहेगा। नो डिसीजन ऑन मेरिट्स, मतलब धारा 11 लागू होने के लिए अनिवार्य है कि पिछला बात सुना गया हो और अंतिम रूप से तय भी किया गया हो। मतलब कि धारा 11 तभी लागू होगी, रेस जुडिकाटा का जो एक तरीके से प्राण न्याय का जो मैटर है वो तभी लागू होगा जब पहले जो पिछला बात है वो आराम से सुना भी गया है और अंतिम रूप से यह तय भी किया गया है। ठीक है, हेयर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, चूंकि पहला बात पोषणीय नहीं यानी नॉट मेंटेनेबल कहकर तकनीकी आधार पर खारिज हुआ था, मतलब एक तरीके से टेक्निकल इशू कह के खारिज कर दिया, इसलिए उस पर प्राण न्याय लागू ही नहीं होता है। ठीक है, आदेश 2 क्या कह रहे हैं? आदेश 2 यानी कि नियम 2, ऑर्डर 2 का रूल 2 क्या कह रहा है? यहाँ यह भी ध्यान देना होगा कि क्या पक्षकार को पहले ही बाद में यह मांग कर लेनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि व्यादेश और विशिष्ट पालन के बाद हेतुक यानी कॉज ऑफ एक्शन अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए यह बाद बाधित नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के जो वाद हेतुक होते हैं, कॉज ऑफ एक्शन वो अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए यह बाधित नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब भाई क्योंकि एंड में आपको बताना पड़ता है, इसे तो आपको हम पढ़ाई आए हैं लेकिन समझ में तो आया नहीं होगा आधे लोग, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता, वो बैल बुद्धि तो आधे लोग होते हैं। खैर, वास्तविक जीवन का उदाहरण जरूर देख लो भाई, रियल लाइफ एग्जांपल समझा दें तभी समझ में आ जाएगा। मान लो राहुल है भाई साहब, एक हैं, उन्होंने श्याम से जमीन खरीदने का एक एग्रीमेंट किया है। राहुल भाई साहब गए, उन्होंने कभी आएगा तो ये देखो, श्याम भाई साहब ने उनसे कही, राहुल भाई साहब ये 200 गज का प्लाट है, और राहुल ने कहा जी ठीक है भैया, ये बियाना रख लो, और हमारा है, थोड़े रुपए ने दे दिया, एग्रीमेंट हो गया और खरीदने का एग्रीमेंट कर लिया। अब श्याम भाई साहब पक्के वाले, श्याम जमीन किसी और को बेच रहा था, उन्होंने बोला देखो भाई साहब इतने पैसे का, अरे तुम्हारे बोली हमें लाओ, हम दे रहे तुम्हें 2 लाख बढ़ा के। तो भाई राहुल श्याम भाई साहब बोले अरे ठीक है, हमारा तो फायदा हो रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, ले भाई इन्हें बेचे दे रहे। तो राहुल भाई को पता लग गया, राहुल भाई कह रहे यार ये कोई बात होती है यार, हम तो यार अभी हमसे एग्रीमेंट करा, कोई बात की बात नहीं है। तो वो एक कही भी जाती है, एक लाइन भी हम लोग के रामायण में कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए मर वचन न जाए। तो वचन जा रहे हैं, लेकिन अब आज की डेट में वचन की तो कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन अब वचन जा रहे हैं तो बड़ा उन्हें बुरा लगा। राहुल भाई ने क्या करा, पहले कोर्ट से स्टे मांगा। तो राहुल भाई गए कोर्ट से, क्या मांगा, पहले उन्होंने स्टे मांगा कि भैया वो तो बेच रहे हैं, हमारे रोको, हमें हमें स्टे दे दो। तो कोर्ट भाई साहब बोले, कोर्ट साहब बोले कि नहीं भैया, सीधे स्टे तुम नहीं मांग सकते हो, क्योंकि तकनीकी कमी है, टेक्निकल इशू है, तुम सीधे स्टे नहीं मांग सकते। राहुल भाई ने दिमाग लगाया, बढ़िया वकील साहब पास गए, आप में से ही बनेंगे बढ़िया वकील साहब, अगर मॉडल वाले वकील नहीं हो आप तो ठीक है। तो बाद में राहुल ने क्या करा, कोर्ट से कहा कि श्याम को आदेश दें कि वह मुझे जमीन बेचे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मतलब बाद में राहुल ने कोर्ट से कहा कि श्याम को आदेश दो, ऑर्डर करो कि वह मुझे जमीन बेचे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का पालन करे, विशिष्ट परफॉर्मेंस का पालन करे। यहाँ कोर्ट राहुल को नहीं रोकेगा। अब यहाँ कोर्ट ने कही नहीं भैया फंस गए, इसे तो पता है, इनके वकील साहब को तो रूल पता है, अब हम फंस गए बात तुम अपने, क्योंकि पहले केस में कोर्ट ने यह नहीं कहा था कि एग्रीमेंट ही फर्जी है। अगर पहले कोर्ट ने यह ऑर्डर में लिख दिया था कि एग्रीमेंट फर्जी होने के बेसिस पे हमने इनका वो खारिज कर दिया मुकदमा, तुमने तो खाली टेक्निकल इशू बता के खारिज करा था, लेकिन एग्रीमेंट फर्जी नहीं बोला था। तो इसी आधार पे उन्होंने क्या करा, सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के आधार पे उन्होंने क्या कहा, ऑर्डर दो कि श्याम हमें बेचे जमीन, हम ये नहीं कह रहे फ्री में दे दे, लेकिन बेचे हमें ही, बल्कि सिर्फ तकनीकी आधार पर केस बंद किया था। इसीलिए रेस जुडिकाटा के अंदर ये मैटर नहीं आएगा, धारा 11 के अंदर इसको मतलब कि एक तरीके से बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे धारा 11 के, यानी सेक्शन 11 के। समझ में आ गया मेरे हिसाब से, आपको बहुत अच्छे से एक टॉपिक समझ में आ गया होगा ये वाला, क्योंकि इतना इससे ज्यादा अच्छे से कोई किसी को नहीं समझा सकता। अब एक भाई साहब हमसे बोले कि आपकी पढ़ाई हुई बात तो या हवा में ऊपर चली जाती है, हमको समझ ही नहीं आती है। अब भाई समझने के लिए दिमाग चलाओगे तो समझ में आएगा, खाली मुंह चलाओगे थोड़ी नहीं आएगा, है नहीं। तो यही बात होती है भाई।
द्वितीय प्रश्न का उत्तर देखो। द्वितीय प्रश्न क्या पढ़ के आए थे उनने, उन तो पैसे मार लिए, उनके भाग गए। बहुत लोग के पैसे मरते होंगे, ठीक है, तो इससे समझ लो कि अगर कोई पैसे वैसे मार ले तो कब पैसे देने, कैसे देने और बचेंगे कैसे हम लोग, ठीक है। तो ये तो हम लोग के फायदे की चीज आ गई है। तो वाद संस्थित करने का स्थान, प्लेस ऑफ स्यूइंग, मतलब कि अगर हमारे कहीं और मतलब हम कहीं यार रहते थे, बाहर कमा रहे, दिल्ली, दिल्ली कमा रहे, हमारे वहां पैसे मर गए, ठीक है, और रहने वाले हम कहाँ के हैं, ठीक है, रहने वाले सिंगापुर के हैं, और अगर मैटर सिंगापुर से डालें, ठीक है, और तो क्या होगा, वो जिसने पैसे मारेंगे उसी की इतनी होगी, वही दौड़ दौड़ के आएगा। तो ये इसी आधार पे है कि वाद संस्थित करने के स्थान पे है, ये वो हम लोग का दूसरा सार। तो प्रश्न का सार देखे, कोर ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन का कोर क्या है कि आ दिल्ली निवासी है, बा लखनऊ निवासी, सा पटना का है, उसको इलाहाबाद प्रयागराज में तीनों मिले थे, उन्होंने 20,000 रुपये उधार ले लिया से। अब आ केस कहाँ फाइल कर सकता है, ये सोच रहे बैठे हम लोग कि भाई साहब, भाई साहब पहुंचे कि हमारे पैसे मर गए, अब हम केस कहाँ फाइल करें। मिले तो इलाहाबाद में लिए उन्होंने, ठीक है, इलाहाबाद में लिए, लगे तो 3 लोग शाहजहांपुर घूमने आए, शाहजहांपुर से पैसे लेके भाग गए, ठीक है, या दिल्ली में पैसे लेके भाग गए, तो जहां पैसे लेके भागो वहीं करो। कानूनी आधार, कानूनी आधार क्या कह रहा है कि धारा 20 सेक्शन 20, अन्य वाद वहां संस्थित किए जा सकेंगे जहां प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद हेतु पैदा हो, कॉज ऑफ एक्शन पैदा हो, ठीक है। ओरिजिनल टेक्स्ट क्या कह रहा है सेक्शन 20 का कि सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस aforesaid, every suit shall be instituted in a court within the local limits of whose jurisdiction, क्या एक क्या कर रहा है, द डिफेंडेंट और ईच ऑफ द डिफेंडेंट्स where there are more than one at the time of the commencement of the suit actually and voluntarily resides or carries on businesses, और बी क्या कह रहा है हम लोग का पार्ट कि एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स रिसाइड्स प्रोवाइडेड दैट इन सच केस ईदर द लीव ऑफ द कोर्ट इज गिवन or the defendants who do not reside acquiesce in such institution or the cause of action, कि जहां पे मैटर हुआ भी हो, wholly or in part arises। हिंदी अनुवाद देख लो, क्योंकि हिंदी अनुवाद का आपको समझ में आता नहीं है। प्रत्येक वाद, हर एक सूट उस न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर है। लो भाई, प्रत्येक सूट, प्रत्येक मैटर उस न्यायालय में संस्थित करवाओ या उसमें संस्थित किया जाएगा, उसमें दाखिल किया जाएगा जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर क्या क्या है, प्रतिवादी या जहां एक से अधिक प्रतिवादी हैं, मतलब जहां पे प्रतिवादी है और जहां पे एक से अधिक प्रतिवादी है वहां करो। वहां प्रत्येक प्रतिवादी वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है, ठीक है, और जहां एक से अधिक प्रतिवादी हैं वहां उनमें से कोई भी प्रतिवादी निवास करता है बशर्ते न्यायालय की अनुमति ली गई हो या अन्य प्रतिवादी सहमत हो। और तीसरा कह रहा वाद हेतु यानी कॉज ऑफ एक्शन पूर्णता या अंशता पैदा हुआ, तो भाई अब कर सकते हैं। अब आपको कानूनी सलाह दोगे, क्या दोगे भाई, ये आपको कानूनी सलाह, लीगल एडवाइस दोगे, ये को क्या दोगे, आपके पास वाद संस्थित करने के लिए 3 विकल्प उपलब्ध है। अब वो बैठा हुआ है, वो सोच रहा उसका 3 विकल्प है, वो कहाँ कैसे वाद है। एक लखनऊ में कर सकता है वो अंडर सेक्शन 20A, क्योंकि प्रतिवादी बा लखनऊ का निवासी है। पटना में कर सकता है अंडर सेक्शन 20A, क्योंकि प्रतिवादी सा पटना का भी निवासी, वहां भी कर सकता है। नोट ये करने वाली बात है कि यदि आ लखनऊ में केस करता है तो उसे कोर्ट की अनुमति लेनी होगी या सा को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यानी डिफेंडेंट्स को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वो चाहता है कि हम अपने शाहजहांपुर में ही करें तो पहले में कोर्ट की परमिशन लेनी होगी और सा को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके और इसके विपरीत पटना के लिए भी यही है, ठीक है। और इलाहाबाद प्रयागराज में अंडर सेक्शन 20C, क्योंकि वाद हेतु कॉज ऑफ एक्शन इलाहाबाद में उत्पन्न हुआ, मैटर ही वहां हुआ मेन, तो यहीं पर पैसे का लेन देन हुआ है और प्रोनोट लिखा गया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो वहां कर सकते हैं प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद में ही जहां पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ है अंडर सेक्शन 20C के अंतर्गत, ठीक है। तो सर्वोत्तम सलाह, बेस्ट एडवाइस क्या रहेगी आपको कि तुम इलाहाबाद में करो जहां मैटर ही हुआ, या आपको इलाहाबाद प्रयागराज के न्यायालय में बात संस्थित करना चाहिए। कारण यह है कि कानून की दृष्टि में जहां संविदा कॉन्ट्रैक्ट हुई हो या जहां पैसा दिया गया हो
वह स्थान सबसे प्रभावी होता है क्योंकि वहां गवाह और सबूत जैसे कुंभ मेले के साक्ष्य या प्रोनोट के निष्पादन आसानी से उपलब्ध हो सकता है। इसे पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। जहां मैटर हुआ हो वहीं तुम करो जाके। कहते नहीं है कि यहाँ तुम्हारा मैटर हुआ वो चौकी लगती है वहीं लिखाओ रपट। ये नहीं लखनऊ मैटर हुआ रपट लिखा रहा अदर चौकी में, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जहां मैटर हुआ हो वहीं आप क्या करें अपना वो लिखाएं, कॉज ऑफ एक्शन जहां पे हुआ हो वहीं पे आप अपना बात संस्थित करें, यही सर्वोत्तम सलाह है आपके लिए। केस लॉ पढ़ने वाली चीज जरूरी है क्योंकि हीरालाल पटनी हीरालाल पटानी वर्सेस कालीनाथ AIN 1962 का मैटर है। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वाद का स्थान निर्धारित करने के लिए वाद हेतु कॉज ऑफ एक्शन का एक छोटा सा हिस्सा भी पर्याप्त है। इलाहाबाद में प्रोनोट लिखना एक ठोस कॉज ऑफ एक्शन है। मतलब हीरालाल पटानी और कालीनाथ के मैटर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो वाद का स्थान निर्धारित करने के लिए जो वाद हेतु होता है यानी कॉज ऑफ एक्शन होता है, उसका एक छोटा सा निष्पादन या छोटा सा हिस्सा भी पर्याप्त होता है। ठीक है, छोटा सा भी अगर हिस्सा कहीं मैटर हो वहां पे आप कर सकते हो। इलाहाबाद में प्रोनोट लिखा गया, यह ठोस कॉज ऑफ एक्शन है। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकलता है एंड में कि पहले मामले में क्या हुआ, वाद प्राणा रेस जुडिकाटा से बाधित नहीं होगा क्योंकि पिछला निर्णय मेरिट पर नहीं था। क्या नहीं? मेरिट पर नहीं था। दूसरे मामले में आपके पास लखनऊ पटना इलाहाबाद में से कहीं भी वाद लाने का विकल्प है, लेकिन इलाहाबाद जहां लेन देन हुआ है ये सबसे उपयुक्त रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का लगभग मैटर समाप्त हो गया। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आपको बताना है या कैसे आपको देखना है, और ऐसे ही आपको ये वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।